नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप मौजूद हैं बिहार झारखंड न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जो हैं वो जारी कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जारी आंकड़े करने के बाद आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी। क्या जिस मंशा से आंकड़े जारी किए गए हैं वो मंशा अब सरकार की सामने आएगी, क्योंकि सरकार बार बार कह रही थी कि जिन जातियों की संख्या जितनी ज्यादा होगी और अगर वो आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे तब जो भी सरकार की कल्याणकारी योजना है उसको बनाने में लाभकारी होगी। तो क्या अब सरकार जिस जाति की जितनी संख्या है उसके आधार पर कल्याणकारी योजना बनाएगी? इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार। आशुतोष जी, न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। आशुतोष जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो आंकड़े आए हैं जी, वो खासकर जिस जाति से आप आते हैं तो उस जाति में तो काफी निराशा हाथ लगी होगी, कारण आप लोग तो काफी बिहार में छाती चौड़ा करके चलते थे कि जो हम लोग डिसाइड करेंगे चुनाव में वही होगा, समाज में वही होगा, लेकिन आपकी संख्या जो है वो तो काफी कम है, 2.65। सर, निराशा वहां पर हाथ लगती है या निराशा वहां पर होती है जहां से कुछ आशा हो, जहां से कुछ उम्मीद हो। जो लोग ये सर्वे करवा रहे हैं या सर्वे रिपोर्ट जारी किए हैं बिहार में करवाकर, हमें पहले ही उनसे कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी और ऐसे ही उम्मीद हम लोग लगाए हुए भी थे, क्योंकि विगत 32-33 वर्षों से इन्हीं दोनों की सरकारें रही हैं बिहार में। और जिस प्रकार से हमारे समाज के लोगों का चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक, चाहे शैक्षणिक शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, तो हम ये इसे अपने भले के लिए तो उम्मीद कर ही नहीं सकते और अपने हित में तो कोई फैसला ये लाएंगे ऐसा तो हम उम्मीद कर नहीं सकते। और ये जो भी सर्वे रिपोर्ट आया है सर जाति जनगणना का, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं और संतुष्ट न होने के पीछे बहुत कारण है और उसमें कई ऐसे कारण है। इसमें प्रमुख कारण यह भी है कि हमारे पास हजारों ऐसे डेटा हैं, हजारों ऐसे प्रूफ हैं, सबूत हैं, जो लोग ये बताते हैं कि हमारे घर पर तो जातीय जनगणना की टीम पहुंची नहीं सर्वे करने, उनको कैसे पता चला कि मेरे घर की कितनी आबादी है। हमारे गांव में भी नहीं पहुंचे। कई लोग ऐसे जो कहे कि मेरे गांव में टीम नहीं आई। तो ये कार्यालय में बैठकर 5 लोग तय कर लेंगे कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है। इससे हम लोग आशा और निराशा की ओर नहीं देखते हैं। हम लोग ये मान चुके थे पहले ही कि ये जो भी अभी स्टैंड लेंगे, जो भी इनकी कार्रवाई होगी वो हमारे खिलाफ ही होगी और हमारे विरुद्ध ही होगी। लेकिन आशुतोष जी, ये भी है ना कि जब जाति आधारित गणना चल रही थी बिहार में, 1 महीने तो चली नहीं। पहला चरण जनवरी में था, दूसरा चरण की शुरुआत अप्रैल से हुई, तो उस समय आपको विरोध करना चाहिए, उस समय आपको सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि हमारे गांव में तो जो टीम है वो अभी तक आई ही नहीं है। आंकड़े जारी होने के बाद आप ये चीजें सामने रख रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। सर, इसमें तमाम चीजों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। इसके विरुद्ध कोर्ट में भी पीआई दायर किया गया था यूथ फॉर इक्वलिटी के तहत। उसमें एक पिटिशनर हम भी अपनी तरफ से उसमें अप्लाई किए थे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और हमने ये भी उसमें पॉइंट रखा था कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे समाज की आबादी को, जनसंख्या को कम करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि उसमें हमने उल्लेख किया था कि इन्होंने उस कॉलम में एक भूमिहार शब्द रखा, जाति रखा, एक भूमिहार ब्राह्मण जाति रखा, एक बावन जाति रखा और एक द्रोणवार जो हमारे यहाँ गोत्र होता है उस गोत्र का भी कॉलम रखा। तो अलग अलग लोग अलग अलग, कोई बावन में टिक लगाया है, कोई ब्राह्मण में लगाया, कोई भूमिहार में लगाया, कोई भूमिहार ब्राह्मण में लगाया है। और जो लोग नहीं समझ पाए, जो अपने वहां गोत्र देख रहे थे, वो गोत्र में लगाए हैं। तो इस तरह से कई पहलुओं को यदि देखा जाए तो ये राजनीतिक कुतंत्र के तहत हमारे समाज की आबादी को कम किया गया है। और उस वक्त भी हमसे जितना बन पाया
हमने अपने लोगों को अवेयर किया, सरकार से भी अपनी मांग रखी और कोर्ट के माध्यम, न्यायालय के माध्यम से भी हम लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं। लेकिन अब जिनके हाथ में डंडा है और जिनकी भैंस है, अब उनकी मर्जी है कि उसको जैसे चराएं या जैसे भगाएं। लेकिन मैं तो आपके आंकड़े की, चलिए उसको थोड़ा सा साइड अगर कर भी देते हैं, तो कई ऐसे आंकड़े हैं जो अगर 1931 को अगर आधार माने, क्योंकि 1931 के बाद ये पहली बार हुआ है जब गणना भी हुई और उसके आंकड़े भी पब्लिक किए गए। तो अगर उसको आधार मानते हैं तो कई ऐसी जाति है जिसकी संख्या कम हुई है, जिनकी आबादी कम हुई है। केवल आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम और अपनी बात भी सवर्ण के कई ऐसे जाति हैं जिनकी आबादी कम हुई है पहले से। सर, हम अपनी बात इसलिए कह रहे हैं, हम ये इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि सवर्ण की तमाम जातियों की आबादी इसमें कम दर्शाई गई है। और हम अपनी बात इसलिए कह रहे हैं कि 1931 का जब सर्वे हुआ था तो उस समय उड़ीसा, झारखंड और बिहार तीनों राज्य एक साथ थे। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और समस्त देशवासी जानते हैं कि उड़ीसा में भूमिहारों की आबादी नगण्य है। उड़ीसा में भूमिहारों की आबादी नगण्य है। और झारखंड प्रदेश की यदि बात करें तो वहां 6 से 7 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह संथाली और झारखंडी लोग ही हैं। और हम मूल रूप से बिहार में हमारी बहुतायता थी, बिहार में हम बहुसंख्यक थे। और अब जब उस समय 1931 में झारखंड की आबादी, उड़ीसा की आबादी और बिहार की आबादी तीनों की आबादी को यदि जोड़ लिया जाए तब हमारी प्रतिशत थी 3। और आज जब हम जिस राज्य में बहुतायत थे, जबकि हम उड़ीसा में तो बिल्कुल नगण्य थे, आज केवल बिहार की जब गणना की जा रही है तो इसमें हमारी आबादी घटाकर 2.68 कर दी जा रही है। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि हम हमारे खिलाफ कोई ना कोई खेला हुआ है, कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ है। तो अब आप चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आपके खिलाफ या आपके जो समाज के खिलाफ खेला हुआ है, तो आशुतोष कुमार आगे करेंगे क्या आप? सर, हम न्यायालय का रुख अपनाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उससे पहले समाज के बीच में जाएंगे और वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिनके घर पर सरकार द्वारा की जा रही जातीय जनगणना के कर्मचारी उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचे ये पूछने के लिए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं सर बिहार में। हम लाखों लोगों तक पहुंचेंगे और एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, उनका पूरा विवरण के साथ, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका गांव, पंचायत, ब्लॉक, जिला, और वो पूरा डाटा इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल से भी गुहार लगाएंगे और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम कहेंगे कि हमको न्याय चाहिए। यानी आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं वो चाहे आपके जाति का हो या फिर पूरा जो आबादी जो सामने आया है वो बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से गलत है। ये जातिगत जनगणना है नहीं सर, ये तो राजनीतिक गणना है। इसमें अपने हिसाब से इसमें कई और भी जातियां हैं, जैसे कुशवाहा जाति की भी आबादी घटाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी कह रहे थे इस बात को कि इसमें सर ये बताइए, सर ये बताइए, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी को लगाया गया था, इसमें 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये केवल ऑफिस में ये जाति आधारित गणना किया गया है। सर, कर्मचारी लगा दिए गए, लेकिन वो कर्मचारी लोगों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे इस बात के स्पष्टीकरण कौन देगा? और 500 करोड़ रुपए जो लगे इस पर भी संदेह है। मुझे लगता है कि चारा घोटाला के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला ये जाति जनगणना में जो 500 करोड़ रुपए लगाया वही हुआ होगा, क्योंकि इनके सरकारी कर्मचारी जाकर गांव गांव, घर घर, ये इनके कथनानुसार जनगणना कर रहे थे। तो वो तो सैलरी वाले लोग थे, उनको तो सैलरी मिल रही थी, फिर ये 500 करोड़ रुपया कहाँ गया? और जो इनके अधिकारी जो ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे थे उनको भी सैलरी मिल रही है। फिर ये 500 करोड़ रुपए का केवल जेरोक्स करवाए हैं क्या? ये 500 करोड़ रुपया खर्च कहाँ किए? जनता का टैक्स है, इसका भी तो हिसाब उन्हें देना पड़ेगा कि ये 500 करोड़ रुपया जो जातीय जनगणना अपनी राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए इन्होंने खर्च किया है, इसका भी हिसाब उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। और यदि इन्हें लगता है कि नहीं, हम मान लेते हैं कि इनके हिसाब से ये जातिगत जनगणना बिल्कुल उचित है, सही है, 100% सही है, तो फिर पंचायत वाइज ये सोशल मीडिया पर नहीं, नेटवर्क, इंटरनेट पर ये जारी करें, ताकि लोग, जैसे आपके सामने मैं उदाहरण हूं, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, मेरे घर पर इनके कोई भी कर्मचारी ये पूछने के लिए नहीं पहुंचे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं, इनकी गणना किन्होंने की?
और जो तो लोग आशुतोष जी इस बात की क्या गारंटी है कि जो लोग अब सामने आएंगे वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? अब अब ये कैसे मान लिया जाए सर कि सरकार ने जो एक बंद कमरे में मीडिया वालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो ये कह दिया कि हमने आपकी जाति बता दी, आपकी संख्या बता दी, यही सही है, ये भी जनता कैसे माने? नहीं, जवाब पूरी दिए ना। प्रक्रिया की गई आशुतोष जी, पूरी प्रक्रिया की गई। 2 चरणों में जाति आधारित गणना का काम किया गया। पहला चरण आपको भी पता है कि जनवरी में हुआ, दूसरा चरण की शुरुआत अप्रैल में हुई थी। कुछ काम जो बच गया था जब पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, और उसके बाद मुझे लगता है कि अगस्त महीने में जाके खत्म हुआ है। मतलब जुलाई के अंतिम में फिर से शुरू हुआ था और अगस्त महीने में फिर खत्म हुआ। तो ये तो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी सरकार की तरफ से। विरोध करना था, अगर आपके गांव में जातीय गणना की टीम नहीं पहुंची थी तो उस समय आपको विरोध करना चाहिए था। उस समय आपको वहां के जो संबंधित आपके जो जिला जो डीएम है उनसे आपको मिलना चाहिए था। सर ये प्रक्रिया पूरी 1.5 साल चली है और 1.5 साल में तो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शायद मेरे यहाँ आए। तो ये तो लोग इंतजार करते रह गए कि इनके कर्मचारी हमारे यहाँ आएंगे और इन्होंने जातीय जनगणना की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। दूसरी बात एक और है कि हम ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि हो सकता है कि इनकी जातीय जनगणना जिन्होंने कराई है बिल्कुल प्रक्रिया के तहत कराई है और 100% सही कराई है, तो फिर इन्हें पंचायत वाइज लिस्ट जारी करने में क्या समस्या है? मान ली हमारे पंचायत में जातीय जनगणना हुई है तो हम चेक कर लेंगे उसमें हमारे घर की सूची है कि नहीं। तो सरकार तो कह रही है ना सुतोष जी कि क्रमवार वो सारी जो आंकड़े हैं वो सारे जारी करेगी। कुछ दिन के बाद वो कह रही है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है, सामाजिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है, या जो जिला वाइज आंकड़े हैं वो भी लोगों को बता दिया जाएगा। कारण वो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, उसके लिए अलग से ऐप बनाया गया है, उसमें सारे आंकड़ों को डाला गया है। तो हमारा ये कहना है सर कि यदि पंचायत, गांव, प्रखंड और जिला से इन्होंने गिनती करी उसके बाद ही तो ये आंकड़ा इनके पास आया है, इतने प्रतिशत ये लोग हैं, उसको परसेंटेज में इन्होंने बांटा है। तो ये तो सार्वजनिक साथ के साथ करना चाहिए। बाद में ये इंतजार कर रहे हैं कि कौन से लोग आवाज उठाएंगे, कौन से लोग चुप रहेंगे, उसके हिसाब से फिर ये सेट करेंगे कि हम फलाने जाति के लोग आवाज उठा रहे हैं, इनकी आबादी बढ़ानी चाहिए, ये लोग गांव गांव जाने वाले हैं, सर्वे करने वाले हैं। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि फिर बंद कमरे में इनकी रणनीति तैयार होगी और उसके बाद ये समय लेंगे और फिर ये सार्वजनिक करेंगे। इनके पास तो डेटा आ चुका है, इनको सार्वजनिक। लेकिन आशुतोष जी आप बार बार ये कह रहे हैं कि बंद कमरे में रणनीति बनाई जा रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जिसमें बिहार के तमाम जो 9 पॉलिटिकल पार्टी हैं सभी के नेता शामिल होंगे और सभी के सामने आंकड़ों को रखा जाएगा, सभी से विचार विमर्श भी किया जाएगा कि आगे इन जातियों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कहां बंद कमरे में कुछ भी हो रहा है? सर इनके गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता ने इनके सर्वे पर सवाल उठाया है। माननीय अनिल शर्मा जी ने सवाल उठाया है और कहा है कि इसमें सर अखिलेश सिंह ने नहीं उठाया है, सर अखिलेश सिंह ने नहीं उठाया है, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। सर अखिलेश सिंह जी हो, अनिल शर्मा जी हो, तारिक अनवर जी हो, कोई भी हो, इनके गठबंधन में शामिल एक वरीय नेता है, उन्होंने यदि अपने गठबंधन के सरकार पर यह सवाल उठाया है कि उच्च जातियों के साथ भेदभाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। इस बात नहीं, आपके समाज के कई नेता हैं तो आप उनसे बात कीजिए। अगर जो जा रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग में वो आपकी बातों को रखेंगे वहां। सरकार सब चीज तो एकदम साफ मन से कर रही है, खुले मन से कर रही है, सब चीज पब्लिक के सामने ला रही है। वो हम लोग समाज के नेताओं से भी अपील कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टियों से बंधे हुए नेता हैं उनकी भी अपनी मजबूरी है। वो पार्टी लाइन से हटकर जो बात करने वाले होते हैं वो बिरले होते हैं सर, वो बिरले होते हैं जो पार्टी लाइन से हटकर सही को सही और गलत को गलत कह सकें। बाकी सबों में ये हिम्मत नहीं होती है। वो पार्टी आला कमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जो पार्टी आज सवर्णों के हितैषी का दम्भ भर रही है पिछले 40 वर्षों से, और जो पार्टी सवर्णों को अपना बंधुआ मजदूर समझ रही है, और जिस पार्टी को मजबूत बनाने में सवर्ण अपनी पूरी ताकत पिछले 40 वर्षों से झोंक रखे हैं, वो पार्टी तो इसके लिए एक शब्द बोलने को तैयार ही नहीं है। वो भी अपने आला कमान के आदेश का इंतजार कर रही है। वो भी आपस में समीक्षा कर रही है कि इस पे बोले क्या, बोले या नहीं बोले। तो फिर इनसे उम्मीद करना ही बेकार है। अगर बोले तो बहुत अच्छी बात है। हम तो समाज के लोगों के बीच में जाएंगे और समाज से कहेंगे कि नेताओं पर उम्मीद करना छोड़िए, खुद आगे आइए, आप बताइए कि आपके यहाँ सर्वे की टीम पहुंची है कि नहीं पहुंची।
लेकिन आपको लगता है कि ये संभव है कि आशुतोष कुमार अकेले पूरे बिहार का दौरा करेंगे, हर जगह जाएंगे जहां जहां सर्वे नहीं हुआ है, हर जगह का जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे और वो फिर राज्यपाल के पास जाएंगे? आपको लगता है? सर, बिहार की आबादी 13 करोड़ से अधिक है और अकेला आशुतोष कुमार 13 करोड़ से अधिक लोगों के पास नहीं पहुंच सकता है। लेकिन आशुतोष कुमार के साथ में टीम है, बिहार के 35 जिलों में हमारी इकाई बनी हुई है, हम उनको भी क्षेत्र में लगाएंगे और हम ये एक तथ्य के तहत, प्रमाण के तहत, यदि 1 लाख लोग भी अपनी अपनी सूची उसमें दर्ज कराते हैं कि नहीं हमारे घर में, आप जो लोग दर्ज कराएंगे, ऐसा तो नहीं है कि उनको अपना पूरा डिटेल दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, पिताजी का नाम लिख रहे हैं, तो वो गलत कह रहे हैं। सबको सरकार से डर होता है, सबको लगता है कि जांच बैठेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो यदि 1 लाख लोग भी इस तरीके से अपनी डाटा हमारे पास देते हैं तो ये एक बड़ा प्रमाण होता है कहने के लिए कि अगले 3 महीने में या अगले 4 महीने में 1 लाख लोगों तक पहुंचकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनके यहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं डाटा कलेक्ट करने को, तो ये प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण होता है कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए, और इसी पुख्ता प्रमाण के तहत हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो क्या आशुतोष जी इसके लिए आपने कोई समय सीमा सोच रखी है कि कब तक आप ये सारा मतलब पूरे बिहार का दौरा हो जाएगा, पूरे जिनका जिनका आंकड़ा नहीं लाया गया है सरकार के तरफ से, उन आंकड़ों को लेकर आप सामने आएंगे? सर, पूरे बिहार का या जिनका जिनका भी नहीं हुआ है ये तो संभव नहीं है, क्योंकि सरकार इतनी बड़ी तंत्र और इतना कुछ सिस्टम लगाने के बाद कहती है कि हमको 2 साल समय लग गया। तो हम तो कम से कम वैसे 1 लाख लोगों को चिन्हित करने के लिए हमें 3 से 4 महीने का समय चाहिए। इन 3 से 4 महीनों के समय के बीच में हम लोगों के बीच जाएंगे, इन 3 से 4 महीने का समय लेकर, और हम बहुत जल्द फील्ड में समाज के लोगों के बीच निकलने वाले हैं और उनसे ये गुहार करेंगे कि ये आपके न्याय की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, आपको आगे आकर इसमें हमारा साथ देना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो लोग बिहार में नहीं रह रहे हैं, जो रोजी रोजगार के चक्कर में बिहार से बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सूरत रह रहे हैं, उनके घरों में ताला लगा है, जो त्योहारों में या छुट्टियों में या चुनाव के समय जो घर आते हैं, गांव आते हैं, बिहार आते हैं, क्या उनकी सूची भी सरकार ने निकाली है? और या निकाली है तो फिर उनकी सूची कैसे निकाली गई है, उनको कैसे चिन्हित किया गया, किनसे पूछा गया? उनके मुखिया जी से पूछा गया, उनके पड़ोसी से पूछा गया, उनके गोतिया से पूछा गया, उनको फोन लगाया गया। और वैसे लोगों की संख्या हमारे समाज में ज्यादा है सर। कारण ये है कि खेती महंगा का सौदा हो गया। और दूसरी बात यह है कि 2009 या 2005 जब से नीतीश जी की सरकार बनी, तब से यदि आप देख लेंगे तो एक उदाहरण छोटा सा, 10-10 हजार सिपाही की भर्ती निकली है सर, और उसमें 3 भूमिहार और टोटल सवर्णों की बात कर ली जाए तो 43 सवर्ण की भर्तियां हुई हैं 10,000 बिहार पुलिस की भर्ती में। अब आप समझ लीजिए कि सरकार की क्या मंशा है। आर्मी में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में हमारे बच्चे जा रहे हैं और बिहार पुलिस के लायक हमारे बच्चे नहीं है। तो हमें तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह मजबूर किया गया कि हम गांव छोड़कर शहरों की ओर, दूसरे राज्यों की ओर पलायन। आशुतोष जी ये बताइए, इस आंकड़े के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, आपको क्या लगता है? तो सबसे पहले तो ये आंकड़ा सही साबित हो जाए, बिहार के लोग इसको स्वीकार लें, इनके गठबंधन या इनके घटक दल के लोग ही स्वीकार लें, इनके नेता स्वीकार लें, विपक्ष के लोग स्वीकार लें, उसके बाद ही आगे तय होगा। पहले तो इस बात पे शर्त है कि ये जो आंकड़ा आया है ये सही है या नहीं। नहीं, चर्चा ये हो रही है ना, जब से आंकड़े आए हैं कुछ लोग जरूर विरोध कर रहे हैं या आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आंकड़े को सही कह रहे हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि 2024 में इस आंकड़े से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? सर देखिए, एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, यदि सरकार के अनुसार या लोगों के अनुसार ये आंकड़ा सही भी है, तो जैसा कि इनका कहना है कि इसलिए जातिगत जनगणना कराई है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसी हिसाब से उनको व्यवस्था दी जाएगी। तो फिर तो ईबीसी जो सबसे अधिक जनसंख्या निकलकर ईबीसी की आई है बिहार में अति पिछड़ी जातियों की, तो सबसे पहला अधिकार तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ईबीसी वालों का होता है, जो कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद इन्होंने कभी मौका नहीं दिया और उस वोट बैंक का केवल इस्तेमाल किया। और दूसरी बड़ी जो जाति निकल कर आई है मुस्लिमों की जनसंख्या 18% के आसपास, 18.5 निकल कर आई है, और यादवों की संख्या 14% है। तो क्या तेजस्वी यादव जी
अपने से ज्यादा भागीदारी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनके कोर वोटर, जिनको बंधुआ मजदूर समझते हैं, मुस्लिम वोटर्स, क्या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे? सवाल तो उन पर उठता है। चलिए, धन्यवाद आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम इंतजार करेंगे 4 महीने का, जब आप एक नए आंकड़ों के साथ हमारे सामने, बिहार के लोगों के सामने आएंगे। तो हमारे साथ थे आशुतोष कुमार। वो कह रहे हैं कि बिहार में जो जातिगत आधारित जो गन्ना की जो रिपोर्ट आई है, उस पर जनता विश्वास नहीं कर सकती है, क्योंकि कई ऐसे घर थे, कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां जातीय गन्ना की टीम नहीं पहुंची है। तो निश्चित तौर पर, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम एक टीम बनाकर पूरे बिहार का दौरा करेंगे और उन लोगों के बीच जाएंगे जिनकी गन्ना नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर जब से जाति आधारित गन्ना की रिपोर्ट आई है, तब से बिहार में एक जो कहें अलग तरीके की राजनीति हो रही है, और जिनकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से वो अपने हिस्सेदारी की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि चूंकि मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए बिहार में अगला मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। नमस्कार।